देखो लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन छोड़ा था इस पे, ठीक है। देखो इसको, फोर्स F इज एक्टिंग सच दैट मास M डज नॉट स्लिप विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M। तो देखो अब एक बात हम लोग पहले वैसे निकाल चुके हैं, फिर से देख लो अगर नहीं निकाल में कोई डाउट है तो। अगर हम स्मॉल m का FBD बनाए, FBD ऑफ स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M, मान लेते हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है ए नॉट एक्सीलरेशन से जा रहा है, और ए नॉट की वैल्यू भी अब अगर हम लोग निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। ए नॉट की वैल्यू हो जाएगी m प्लस एम, एफ अपॉन m प्लस m। ये तो क्लियर है ना। नेट Yes. एक्सीलरेशन इज इक्वल टू टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम अपॉन टोटल मास। ऐसा हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि स्मॉल m और कैपिटल M दोनों आपस में स्लिप नहीं कर रहे हैं, यानी कि दोनों का एक्सीलरेशन सेम है। अब अगर तुम इसके ऊपर फोर्सेस दिखाओगे तो देखो ध्यान से, एक इसके ऊपर नॉर्मल इधर लगेगा, एक इसके ऊपर mg इधर लगेगा, ठीक है। और ध्यान से देखो तो एक इसके ऊपर सूडो इधर लगेगा, सूडो लगाएंगे हम लोग ma नॉट का। अब ये बताओ कि कैपिटल M पे बैठने के बाद ये बॉडी रेस्ट पे है या मूविंग है? रेस्ट पे है। अब अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है ना, तो हम कैसे भी फोर्सेस बैलेंस कर सकते हैं। हम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल भी बैलेंस कर सकते हैं, हम अलोंग द इंक्लाइन परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन भी बैलेंस कर सकते हैं, दोनों ही ट्रू है, ठीक है। तो अगर हम इसमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बैलेंस करते हैं तो ये वाला एंगल थीटा होता है, तो इक्वेशन बनेगी n cos थीटा इक्वल टू mg, और हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन बनेगी n sin थीटा इक्वल टू ma नॉट। तो यहां से अगर तुम निकालोगे a नॉट की वैल्यू, तो a नॉट की वैल्यू आ जाएगी g tan थीटा। बोलो, तो यहाँ से f की वैल्यू भी निकल आएगी, f की वैल्यू हो जाएगी m प्लस m इंटू जी tan थीटा। ये क्लियर है सेकंड इक्वेशन तक? बताओ। अब हमको निकालना है कि पहले t सेकंड्स में कितना वर्क डन हुआ, कैपिटल F का कैपिटल M के ऊपर और नॉर्मल का स्मॉल m के ऊपर। तो सबसे पहले निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना होगा t सेकंड्स में। तो डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट t सेकंड्स, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकाल सकते हैं ut प्लस हाफ ए नॉट टी स्क्वायर से। अब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो ut हो गया 0, और ए नॉट की वैल्यू ध्यान से देखो तो हमें मालूम है कितनी है, ये जी tan थीटा। तो जी tan थीटा इंटू टी स्क्वायर, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है? एक्स डायरेक्शन में। तो ऐसे देखो वर्क डन बाई नॉर्मल अगर निकालेंगे तो ये बताओ नॉर्मल का कौन सा कंपोनेंट स्मॉल m के ऊपर वर्क करेगा? नॉर्मल इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो नॉर्मल का कौन सा कंपोनेंट वर्क डन कर रहा है? बताओ भाई। n sin थीटा, n sin थीटा करेक्ट। तो क्या ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि n sin थीटा इंटू एस विल बी दी वर्क डन बाई नॉर्मल ऑन स्मॉल m? बस अब तुम वैल्यू रख दो इसमें। n sin थीटा की वैल्यू ध्यान से देखो तो ma नॉट ही है, तो ma नॉट इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज हाफ g tan थीटा इंटू टी स्क्वायर। ए नॉट की भी वैल्यू रख दो, तो ये क्या हो जाएगा m इंटू जी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इंटू टी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2। देखो, और वर्क डन बाई एफ निकालना है अगर, तो एफ का वर्क डन हो जाएगा एफ इंटू एस। तो एफ की वैल्यू भी हमको मालूम है कितनी है, एम प्लस एम इंटू जी tan थीटा, और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हाफ जी tan थीटा इंटू टी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एम प्लस एम जी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इंटू टी स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाई 2। देखो ये क्लियर है क्वेश्चन या नहीं? बोलिए। देखो नोट करो, क्लियर है या नहीं बताओ। यस सर क्लियर है। नेक्स्ट आगे देखो, और एक दो क्वेश्चन करते हैं। मान लेते हैं कि एक पार्टिकल है और इसको हमने
m मास का पार्टिकल है, स्ट्रिंग l लेंथ अटैच किया हुआ है, ये हो गया पॉइंट A, और यहां से इसके ऊपर हमने एक कांस्टेंट फोर्स लगाया हुआ है F, और इस कांस्टेंट फोर्स के लगाने से इस पार्टिकल को हमने पॉइंट A से लेके पॉइंट B तक डिस्प्लेस किया है। A से B तक का ये एंगल थीटा है, ठीक है। क्वेश्चन है, a constant force is acting such that particle is displaced from A to B. Find A part में work done by mg, B part में work done by tension, और C part में work done by F on particle during its motion from A to B. ठीक है, पार्टिकल के ऊपर हमने एक फोर्स लगाया हुआ है F हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, कांस्टेंट फोर्स है। कांस्टेंट फोर्स का मतलब है कि उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और उसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, और उस कांस्टेंट फोर्स के इफेक्ट में पार्टिकल को पॉइंट A से पॉइंट B डिस्प्लेस किया गया है, ठीक है। तो A से लेके B तक के डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको WmG, WT और WF निकालना है। यहाँ पे ध्यान रखना, L भी गिवन है, थीटा भी गिवन है और F भी गिवन है, ठीक है ना। तो इन्हीं के टर्म्स में आंसर आएगा, करो ट्राई। देखो इस केस में अगर हम पार्टिकल का मोशन देखें तो पार्टिकल मोशन इस डायरेक्शन में हुआ है डॉटेड लाइन के अलोंग, लेकिन ध्यान रखो कि अगर हमें फोर्स F का डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो फोर्स F का वर्क डन लिखना है, तो फोर्स F क्योंकि कांस्टेंट फोर्स है, तो कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन लिखने के लिए हम लोग सीधे सीधे कर सकते हैं फोर्स इनटू फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह से mg तुम ध्यान से देखो तो नीचे की तरफ लग रहा है, तो mg भी एक तरह से कांस्टेंट फोर्स हो गया। तो ये बताओगे कि mg की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो हमें ये वाला लेंथ चाहिए। ध्यान से देखो तो mg की डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और बॉडी, बस तुम्हें ये देखना है कि बॉडी नीचे गई है या बॉडी ऊपर गई है, ठीक है ना। बॉडी नीचे गई है या बॉडी ऊपर गई है, बस दो चीजें देखनी है तुमको। तो अगर बॉडी ऊपर की तरफ गई है तो इसको लिखेंगे, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा L माइनस L cos थीटा। अब तुम ध्यान से देखो mg नीचे की तरफ लग रहा है, L माइनस L cos थीटा ऊपर की तरफ है, तो mg का वर्क डन कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस ऑफ mg ब्रैकेट L माइनस L cos थीटा। इसी तरह से फोर्स F का वर्क डन अगर लिखें तो F की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है ये वाला लेंथ बनेगा, यानी L sin थीटा। तो ये हो जाएगा प्लस का F इंटू L sin थीटा, बोलो प्लस का F इंटू L sin थीटा। और टेंशन का वर्क डन अगर तुम देखोगे तो ये जीरो आएगा। बताओगे कि टेंशन का वर्क डन जीरो क्यों है, क्यों भाई? जी सर, छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए भी टेंशन जो है वो सर उसकी डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। वेरी गुड। तो बीच में अगर हम कहीं भी देखेंगे, अगर बीच में किसी भी पॉइंट पे एक्चुअली टेंशन हमेशा रेडियल लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हमेशा टेंजेंशियल है, तो एट एवरी मोमेंट ऐसे बोल सकते हैं, एट एवरी differential displacement, at every differential displacements tension vector is perpendicular to ds vector, hence T dot ds is equal to 0। क्लियर है क्वेश्चन, ये बताइए सभी को, कोई डाउट किसी को इसमें? ठीक है, अब देखो इसी में जो पॉइंट्स चल रहे थे उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं। पॉइंट नंबर 4 हो गया था, तो नेक्स्ट आगे लिखते हैं पॉइंट नंबर 5 में। पॉइंट नंबर 5 में लिखेंगे वर्क डन बाय static friction on complete system, work done by static friction on complete system is
always 0, but work done by kinetic friction, on complete system is always negative. वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन कंप्लीट सिस्टम इज ऑलवेज नेगेटिव। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन को अगर हम माइनस कर दें तो दिस इज इक्वल टू हीट लॉस बोलो या हीट जनरेटेड के बराबर होगा। एक्चुअली होगा क्या, जब भी काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा ना तो सिस्टम की कुछ मैकेनिकल एनर्जी परमानेंटली हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगी। अब परमानेंटली अगर हीट के फॉर्म में लॉस हो रही है तो इसका मतलब है कि वो एनर्जी हमको वापस रिट्रीव नहीं होगी, वो एक तरह से मैकेनिकल एनर्जी का लॉस ही होगा। ठीक है ना, तो वो जो लॉस हुआ है उसको हम लोग हीट लॉस या हीट जनरेटेड के इक्वल बोल सकते हैं। ठीक है, एक बात और इसी में लिख देना, बट रिमेंबर दैट WFK on one body can also be positive. WFK on one body can also be positive। मतलब ये है कि किसी एक बॉडी के ऊपर पॉजिटिव भी हो सकता है लेकिन कंप्लीट सिस्टम के ऊपर ये हमेशा नेगेटिव होगा। ये दोनों बातों का मतलब क्लियर है ना, एक बॉडी के ऊपर पॉजिटिव भी हो सकता है लेकिन कंप्लीट सिस्टम के ऊपर हमेशा नेगेटिव होगा। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे एक्शन है रिएक्शन है, तो ऐसा होगा कि किसी एक का वर्क डन पॉजिटिव होगा, किसी एक का वर्क डन नेगेटिव होगा। तो एफके के केस में, काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में जो नेगेटिव वाला पार्ट होगा वो हमेशा ज्यादा होगा, जिससे कि जब तुम टोटल करोगे तो नेगेटिव बचेगा। क्लियर है, इसको हम लोग एग्जांपल में वेरीफाई कर लेंगे, बट ध्यान तो रखना ही है तुम्हें। देन पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 में वर्क डन डिपेंड्स ऑन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन डिपेंड्स ऑन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, जिसमें फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम but displacement depends, hence work done by a force is also frame dependent। वर्क डन बाय अ फोर्स इज ऑल्सो फ्रेम डिपेंडेंट। मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सारी क्वांटिटीज फ्रेम पे डिपेंड करती हैं। अगर हम फ्रेम चेंज करेंगे तो इनकी वैल्यूज डिफरेंट आएगी। तो वैसा ही वर्क डन भी है, वर्क डन में भी अगर हम फ्रेम चेंज करके वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन भी हमको डिफरेंट मिलेगा। ठीक है ना, क्यों डिफरेंट मिलेगा? क्योंकि वर्क डन डिपेंड कर रहा है फोर्स पे और डिस्प्लेसमेंट पे। अब फोर्स तो फ्रेम पे डिपेंड करेगा नहीं, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो फ्रेम पे डिपेंड करेगा। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, क्वेश्चंस तो फिर करेंगे ही। मान लेते कि तुमसे जैसे कहा जाए कि ये एक ट्रॉली है, सपोज ये एक ट्रॉली है और ये आगे की तरफ मूव कर रही है, और इस ट्रॉली के अंदर हमने एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, और इस ब्लॉक के ऊपर F फोर्स लगाया हुआ है, देखना ध्यान से। ठीक है, और कुछ देर के बाद मान लेते हैं ये ट्रॉली थोड़ा आगे चली गई, ये ट्रॉली आगे गई और साथ ही साथ इस ट्रॉली के अंदर रखा हुआ ये जो ब्लॉक है ये भी आगे डिस्प्लेस हुआ। ध्यान से देखो, तो देखना जरा ध्यान से, ट्रॉली का डिस्प्लेसमेंट अगर हम यहां से यहां S0 ले लें और ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट ट्रॉली के अंदर हम लोग S ले लें,
तो बताओगे वर्क डन बाई एफ क्या लिखोगे? वर्क डन बाई फोर्स एफ विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली फ्रेम, क्या आंसर दोगे? ट्रॉली के फ्रेम में वर्क डन बाई एफ क्या होगा? एफ डॉट एस होगा। एफ इंटू एस बोल सकते हैं, सेम डायरेक्शन में है। और इसी तरह वर्क डन बाई फोर्स एफ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, क्या आंसर दोगे? ग्राउंड फ्रेम में क्या आंसर दोगे? क्यों भाई, F S naught plus S. एफ नॉट क्या प्लस ये एस। एफ एस प्लस एस नॉट हो जाएगा? तो यही पॉइंट मैंने इसमें लिखवाया हुआ है कि जो वर्क डन है ना वो फ्रेम पे डिपेंड करेगा, तो अगर हम फ्रेम चेंज कर रहे हैं तो वर्क डन भी चेंज हो जाएगा। क्लियर है दोनों बातें? बताओ। ठीक है, देखो इसमें एग्जांपल इसमें भी देखते हैं फिर। सपोज एक लॉन्ग प्लैंक है, ठीक है, और ग्राउंड सरफेस को हम लोग ग्राउंड सरफेस से भी फ्रिक्शन ले लेते हैं। यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट है 0.1, ये हो गया 2 kg ब्लॉक बी, और इसके ऊपर रखा हुआ है ब्लॉक ए। ब्लॉक ए सपोज 1 kg, और 1 ए और बी के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है 0.5, ठीक है, और बी के ऊपर हमने एफ फोर्स लगाया हुआ है, ठीक है। तो हमें निकालना है फाइन वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन ईच ब्लॉक, वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन ईच ब्लॉक in first 2 seconds of motion, in first 2 seconds of motion if A पार्ट में F की वैल्यू है 15 न्यूटन और B पार्ट में F की वैल्यू है 24 न्यूटन। कर सकते हो इसको? करो जरा ट्राई इसको। देख लो इसमें क्या होगा ना कि दो वैल्यूज मैंने इसीलिए दी हैं क्योंकि दो केस अलग अलग बनेंगे। सबसे पहले क्या करो कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन मेंशन कर लेते हैं। तो देखो ग्राउंड से लगने वाला फ्रिक्शन इसके ऊपर, इसको बोल देते हैं F1, और A से लगने वाला फ्रिक्शन इसको बोल देते हैं F2, और A के ऊपर ध्यान से देखो तो F2 आगे की तरफ लगेगा। अगर हम F1 का मैक्सिमम वैल्यू निकालें तो F1 का मैक्सिमम वैल्यू आएगा 0.1 इंटू 30 यानी कि 3 न्यूटन, और अगर F2 का मैक्सिमम वैल्यू निकालें तो F2 का मैक्सिमम वैल्यू आएगा 0.5 इंटू 10 यानी कि 5 न्यूटन। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। Yes, sir. इसके बाद A पार्ट में हम लोग एज्यूम करेंगे जब F की वैल्यू 15 न्यूटन है तो एज्यूम कर लेते हैं कि लेट ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, यही तो करते हैं, लेट ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। तो ये बताओ अगर ब्लॉक्स साथ में चल रहे हैं तो कॉमन एक्सेलरेशन क्या आएगा? तो कॉमन एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग F में से F1 काइनेटिक माइनस करेंगे क्योंकि F1 काइनेटिक नेचर का लगेगा। तो F1 काइनेटिक नेचर का है 3 अपॉन टोटल मास भी हो जाएगा 3। तो यहाँ से ये कॉमन एक्सेलरेशन आएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर हम A का FBD अगर बनाए
तो ए के एफबीटी के लिए लिखेंगे F2 इज इक्वल टू ए का मास इंटू ए का एक्सीलरेशन। तो F2 की वैल्यू आ रही है 4 न्यूटन। तो क्या ये F2 मैक्स से छोटा है? तो अगर ये F2 मैक्स से छोटा है इसका मतलब है कि ये वैल्यू पॉसिबल है। तो इसका मतलब इस केस में दोनों साथ में चल रहे हैं और F2 की वैल्यू F1 जो है वो काइनेटिक नेचर का लग रहा है 3 न्यूटन और F1 जो F2 जो है वो स्टैटिक नेचर का लग रहा है 4 न्यूटन। तो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं कितना होगा पहले 2 सेकेंड्स में। डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आएगी 8 मीटर। तो ऐसे लिखेंगे वर्क डन बाई F1 ऑन ब्लॉक बी। ब्लॉक बी के ऊपर F1 का कितना वर्क डन होगा? तो F1 देखो पीछे की तरफ लग रहा है काइनेटिक नेचर का है और डिस्प्लेसमेंट 8 है तो ये आएगा -24 जूल। देखो वर्क डन बाई F2 ऑन ब्लॉक बी। ब्लॉक बी के ऊपर F2 का वर्क डन कितना होगा? तो F2 भी पीछे लग रहा है, F2 की वैल्यू है 4 तो 4 इंटू 8 हो जाएगा ये -32 जूल। और वर्क डन बाई F2 ऑन ए अगर निकालोगे ऑन ब्लॉक ए तो F2 ब्लॉक ए के ऊपर आगे की तरफ लग रहा है तो +4 इंटू 8 हो जाएगा यानी +32 जूल। अब तुम ध्यान से चेक कर सकते हो F2 क्योंकि स्टैटिक नेचर का लग रहा है और F1 काइनेटिक नेचर का लग रहा है तो काइनेटिक का टोटल वर्क डन हमेशा नेगेटिव आएगा और स्टैटिक का टोटल वर्क डन हमेशा 0 आएगा। मैंने लिखवाया था ना ऊपर। तो ये बात यहाँ पे वेरीफाई भी हो रही है, ध्यान से देखो। बताओ कौन सा स्टेप नहीं क्लियर है? बोलो कोई स्टेप जो नहीं क्लियर हो। ठीक है, इसके बाद फिर बी पार्ट में इसी तरह से अगर हम F2 की वैल्यू F की वैल्यू 24 न्यूटन लेते हैं और फिर से एज्यूम करते हैं कि लेट ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं साथ में चल रहे हैं, हो सकता है इस केस में साथ में ना चले। तो देखो तो AC की वैल्यू आएगी 24 में से F1 काइनेटिक माइनस करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर हम A का FBT बनाएं चेक करने के लिए तो A के FBT में F2 की वैल्यू होगी मास इंटू एक्सीलरेशन। तो ये आ रहा है 7 न्यूटन एंड 7 न्यूटन इज ग्रेटर देन F2 मैक्स। तो इसका मतलब है कि हेंस इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों भाई? इट इज नॉट पॉसिबल। और अगर ये केस पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि अब ये दोनों अलग अलग चल रहे हैं। तो बोथ ब्लॉक्स आर moving with different accelerations. Both blocks are moving with different accelerations. तो अब देखो अगर हमें A का एक्सीलरेशन निकालना है तो A के ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? अब क्योंकि अलग अलग एक्सीलरेशन है तो काइनेटिक नेचर का लगेगा और F2 काइनेटिक की वैल्यू आएगी 5 न्यूटन। अब इसका मास है 1 kg तो इसका एक्सीलरेशन आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बी का निकालेंगे अगर तो बी के ऊपर तुम ध्यान से देखो बी के ऊपर F फोर्स कितना लग रहा है। तो इस फोर्स की वैल्यू दी हुई है 24 न्यूटन और ग्राउंड से लगने वाला काइनेटिक लग रहा है 3 न्यूटन और ए से लगने वाला काइनेटिक लग रहा है 5 न्यूटन। तो इसका जो एक्सीलरेशन आएगा निकल के वो आएगा निकल के 24 - 5 - 3 और अपॉन 2। तो ये कितना आएगा 24 - 8/2 कितना हो जाएगा? ये आएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट भी अलग अलग आएगा। अगर हम A का डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे तो A का डिस्प्लेसमेंट होगा हाफ A टी स्क्वायर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट आएगा 10 मीटर और B का डिस्प्लेसमेंट अगर लिखेंगे तो ये आएगा हाफ A इंटू टी स्क्वायर। तो ये आएगा 16 मीटर। अब दोनों के ऊपर वर्कडन भी अलग अलग आएगा। WFK2 ऑन A निकालेंगे, A के ऊपर FK2 का वर्कडन तो ये हो जाएगा 5 × 10 यानी कि +50 जूल। इसके बाद WFK2 ऑन B निकालेंगे तो B के ऊपर आएगा -5 × 16 तो ये आएगा -80 जूल। और WFK1
ऑन बी निकालेंगे तो बी के ऊपर Fk1 भी पीछे की तरफ लग रहा है, तो -3 × 16, तो ये आएगा -48 जूल। अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखो, कुछ डाउट हो सकता है इसमें, बताओ। इसमें कुछ डाउट हो सकता है तुमको सॉल्व करने में, बताओ कहाँ पे डाउट है। एक एक बात क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो ब्लॉक और ब्लॉक वाली टेक्निक से ही सॉल्व किया हुआ है। पूछिए कोई डाउट है तो। और तुम ध्यान से चेक करोगे अगर, तो तुम देख लो इस बार सारे के सारे फ्रिक्शन काइनेटिक हैं, तो Fk2 A के ऊपर और Fk2 B के ऊपर, इन दोनों का सम निकालोगे तो डेफिनेटली निगेटिव आएगा। एक के ऊपर पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन जब हम टोटल निकालेंगे यानी इस वैल्यू का और इस वैल्यू का, तो टोटल डेफिनेटली निगेटिव आएगा। तो ये स्टेटमेंट भी मैंने ऊपर लिखाया हुआ है। बोलिए क्लियर है या नहीं। सर ये सर मतलब प्रैक्टिकली निकाल कर ही देखा गया है ऐसे सर, इसका कोई रीजन नहीं कि सर मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन का टोटल वर्क डन हमेशा नहीं, नेगेटिव। रीजन यही लॉजिकली देते हैं, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन का जब भी लगता है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन से क्या होता है कि सर्फेसेस के बीच में एक्चुअल स्लिपिंग होती है, तो एक्चुअल रबिंग होने की वजह से क्या होता है कि वो एनर्जी लॉस होती है, और वो एनर्जी लॉस जो है वो हीट में कन्वर्ट होती है। तो अब ऐसे समझो कि जो हीट में कन्वर्ट होगी वो तो एक तरह से लॉस ही हो गई ना, मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे तो लॉस हो गई है, तो इसलिए वो वैल्यू यस सर। हमेशा हमेशा नेगेटिव आएगी, वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कैंसिल आउट हो जाए। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो एनर्जी लॉस नहीं कराता है, काइनेटिक फ्रिक्शन एनर्जी लॉस कराता है। तो ये बात यहाँ से वेरीफाई भी हो रही है, मतलब लॉजिकली तो ये बात समझ में आ रही है ना कि जब रबिंग होगी तभी ना एनर्जी लॉस होगी, बिना रबिंग के कैसे एनर्जी लॉस होगी। भाई यस सर्दियों में सर। तुम हाथ हाथ तो रब करते ही हो ना, तो बेसिकली वो जो हाथ रब करते हो तो क्या हो रहा होता है, वो काइनेटिक फ्रिक्शन का नेगेटिव वर्क होता है, जो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देता है, हीट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है ना, प्रॉपर्टी है, इसलिए मैंने अलग से लिखवा दी कि हमेशा ध्यान रहे। यस सर। कोई सर डाउट इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने में। हाँ पूछिए। सर ये जो आपने यहाँ पर बी की एफबीडी बनाई है सेकंड हाँ पार्ट में, ये तो समझ में आ रही है। और सर जब इसी तरह हम ए पार्ट में मतलब फोर्स को लेके एफबीडी बनाएंगे बी की, हाँ तो उस कंडीशन में सर ये नहीं पता चल पा रहा कि फ्रिक्शन कितना लगेगा टोटल, क्योंकि 15 माइनस हम 8 कर रहे हैं तो वो गलत हो रहा है। मतलब 8 न्यूटन तो पूरा फ्रिक्शन लगेगा नहीं, वो तो तब लगेगा जब 18 न्यूटन होगा पूरा। हम 15 बेटा, लगाएंगे आप तो ना, वहां पर आपका फ्रिक्शन प्रॉब्लम कितना यही है कि लगेगा आप सर? पीछे की पुरानी चीजें भूलते जाते हो और आगे परेशान करते जाते हो। नहीं पहले सर कॉमन ये प्रॉब्लम एक्सीलरेशन, पहले कॉमन एक्सीलरेशन एज्यूम किया है, प्रॉब्लम थी कॉमन सर हमारी। एक्सीलरेशन निकालेंगे तो पूरे सिस्टम का एफबीडी बनाते हैं, पूरे सिस्टम का एफबीडी बनाते हैं तो उसमें F2 नहीं आता है दोनों होने की वजह से, तो हमने सिर्फ यहाँ पे F1 दिखाया हुआ है जो ग्राउंड से लग रहा है। कॉमन एक्सीलरेशन जो निकाला है उसको A के एफबीडी में चेक करते हैं कि A के ऊपर जो F2 लग रहा है वो पॉसिबल है या नहीं है, तो अगर ये उसके मैक्सिमम से कम लग रहा है तो मतलब पॉसिबल है। अब तुम क्या कह रहे हो कि बी की एफबीडी बनाए, तो बी की एफबीडी बना लो। बी की एफबीडी में भी इधर की तरफ लग रहा है 15 न्यूटन, इधर की लग रहा है, इधर की तरफ लग रहा है 3 न्यूटन, और इधर की तरफ लग रहा है 4 न्यूटन। इससे निकाल लो एक्सीलरेशन, उतना ही आएगा। हाँ सर ठीक है। सर हाँ बोलिए। सर जो आप बोल रहे हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन का ओवरऑल हमेशा नेगेटिव ही होगा, तो सर हाँ हम लोग यहाँ पर अलग अलग निकालेंगे ना, जैसे वर्क डन बाय Fk2 -80 + 50 -30, हाँ और वैसे ही Fk1 का तो ऑलरेडी नेगेटिव ही आ रहा हाँ। है। अच्छा ठीक है सर। अगर हमसे ये पूछ लेता है कि हमें सिस्टम के ऊपर टोटल बताओ, तो हम सारा ऐड कर देंगे। देखो वर्क डन हाँ एक किसी फोर्स का होगा, ठीक है, और किसी बॉडी पे होगा, तो सारी चीजें अगर मेंशन करके पूछ रहा है तो तुम उतना ही जवाब दोगे जो पूछा हुआ है।
बट अगर उसने बोल दिया कि नहीं पूरे सिस्टम पे बताओ तो फिर हम ऐड कर देंगे। ठीक है सर, ओके। वो तो पूछने वाले पे डिपेंड करेगा। और देखो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज एक लिफ्ट है जिसमें ये एक इंक्लाइन प्लेन है थीटा, और इसके अंदर ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, लेट्स से मास m, ठीक है, और ये जो सरफेस है ये रफ है, और इसका जो म्यू है वो tan थीटा से बड़ा है। तो अभी बताओ कि अगर tan थीटा से बड़ा है तो क्या ये नीचे स्लिप होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा स्लिप, ठीक है। तो हमको इसमें बताना है लिफ्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, लिफ्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, फाइंड WMG, W नॉर्मल, W फ्रिक्शन on block in first t seconds of motion, in first t seconds of motion, A part में with respect to lift और B part में with respect to ground। मतलब इन फोर्सेस का वर्क डन हमें ब्लॉक के ऊपर फाइंड करना है, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में और फिर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो हमें मालूम है कि ग्राउंड से और लिफ्ट से अलग अलग आंसर आ सकते हैं। देखो करो, इस केस में अगर हमें सबसे पहले फोर्सेस की वैल्यू चाहिए तो फोर्सेस की वैल्यू मैंने कहा कि हम विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट निकाल सकते हैं। तो देखो mg इधर की तरफ है, नॉर्मल इधर की तरफ है, ध्यान से देखना, और फ्रिक्शन इधर की तरफ है, देखो fs। और अगर हम विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट निकालें, मतलब लिफ्ट के अंदर ही बैठ जाए, ये बात ध्यान रखना कि फोर्सेस कैन बी कैलकुलेटेड with respect to lift, forces can be calculated with respect to lift। तो उस केस में हमें क्या करना होगा, उस केस में g को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं किससे, g इफेक्टिव से, और g इफेक्टिव की वैल्यू होगी g प्लस ए नॉट। अब ये बताओ कि इसके रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक रेस्ट पे होगा कि मूविंग होगा, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में रेस्ट होगा। रेस्ट पे होगा। तो हमें सिर्फ g की जगह g इफेक्टिव कर देना है, और ये बॉडी रेस्ट पे है, तो क्या फोर्सेस बैलेंस कर सकते हैं? तो देखो फोर्सेस अगर बैलेंस करने हैं तो हम फोर्सेस कैसे भी बैलेंस कर सकते हैं, अलोंग द इंक्लाइन परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन भी कर सकते हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं। तो अगर अलोंग एंड परपेंडिकुलर लगाए तो यहाँ से देखो तुम्हें n की वैल्यू मिलेगी m g इफेक्टिव cos थीटा, तो ये हो जाएगा m इंटू जी प्लस ए नॉट cos थीटा। और इसी तरह से अगर fs की वैल्यू निकालेंगे तो fs की वैल्यू बनेगी, देखो ध्यान से, m इंटू जी इफेक्टिव साइन थीटा, तो ये हो जाएगा m इंटू जी प्लस ए नॉट साइन थीटा। इस स्टेप में पहले कोई डाउट है तो बताओ, बोलो। इसमें बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि फोर्सेस को हम लोग लिफ्ट के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि फोर्सेस कहीं से भी कैलकुलेट करो फोर्सेस की वैल्यू सेम आएगी। बताओ यस और नो। अब अगर तुम इसका डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, इसका डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा बताओगे? तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट सीधे सीधे हाफ ए नॉट इंटू टी स्क्वायर होगा, और डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट क्या होगा? हाफ g प्लस ए नॉट इंटू टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट जीरो। जीरो हो जाएगा। जीरो होगा ना। यस सर यस। तो कहाँ हाफ जी टी स्क्वायर लगा रहे हो? तो क्या होगा ना कि ए पार्ट में, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है,
तो W mg, W नॉर्मल और W फ्रिक्शन, ये तीनों लिफ्ट के रिस्पेक्ट में 0 ही आएंगे। बताओ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जरा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ध्यान से देखना, mg का वर्क डन कितना लिखेंगे बताओ, चलो mg का वर्क डन बताइए। ग्राउंड से mg किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट किधर है, ऊपर की तरफ। तो ग्राउंड से mg का वर्क आएगा -mg इंटू एस। अच्छा एक बात का ध्यान रहे, इसमें -mg इंटू एस करने में, एस तो हमको पता है, खैर चलो एस तो मालूम ही है कि हाफ ए नॉट टी स्क्वायर है। mg में g इफेक्टिव नहीं लेंगे क्योंकि mg की वैल्यू तो mg है ना। बताओ वेट की वैल्यू नहीं चेंज कर देंगे, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो हो जाती है। वेट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरह से अगर हमें W नॉर्मल निकालना है तो जरा इसका FBD देख के बताओ, नॉर्मल का कौन सा कंपोनेंट है जो वर्क करेगा, बताओ। कॉस। नॉर्मल का कौन सा कंपोनेंट है जो वर्क करेगा, नॉर्मल का कॉस कंपोनेंट है जो वर्क करेगा, और इसको लिखेंगे n cos थीटा इंटू एस, और n की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है तो वो डाल देंगे इधर, तो ये हो जाएगा m g प्लस ए नॉट कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू हाफ ए नॉट टी स्क्वायर। इसी तरह से fs का कौन सा कंपोनेंट है जो वर्क करेगा, बताओ fs का कौन सा कंपोनेंट वर्क करेगा, साइन वाला। साइन वाला कंपोनेंट। तो ये हो जाएगा fs साइन थीटा इंटू एस, तो ये आ जाएगा m g प्लस ए नॉट साइन स्क्वायर थीटा इंटू हाफ ए नॉट टी स्क्वायर। देखो ध्यान से, क्लियर है या नहीं दोनों पार्ट। सर म्यू tan थीटा से बड़ा है तो सर फर्स्ट पार्ट हम लोग डायरेक्टली 0 0 0 तो बता ही सकते बोल ही सकते हैं, हाँ बोल ही सकते थे, वो तो सेकंड पार्ट के लिए निकाल लिया था फोर्सेस। अगर केवल फर्स्ट पार्ट पूछता तो कुछ जरूरत नहीं थी। बताइए क्लियर है या नहीं, बताओ। यस सर। सर ये कंफ्यूजन तो नहीं है ना कि यहाँ जी इफेक्टिव क्यों नहीं लिया। हाँ सर, ये कंफ्यूजन है सर। सर आपने कहा कि रियल फोर्सेस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करते हैं, तो सर मतलब विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट भी mg जो है mg ही होना चाहिए सर, जो वेट है हाँ तो उसका। विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट mg होता है, वो जो जी इफेक्टिव लिखते हैं वो इस वजह से लिखते हैं क्योंकि ma नॉट भी नीचे दिखाते हैं ना भाई, mg भी नीचे दिखाते हैं, ma नॉट भी नीचे दिखाते हैं, तो ma नॉट लग रहा है विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, mg की वैल्यू तो mg है, वेट लेकिन बाद में वेट की इसको बात की जाएगी कंबाइन तो करने mg के है लिए उसका। कंबाइन करते हैं तो जी प्लस ए नॉट कर देते हैं और इसको हम लोग जी इफेक्टिव बोल देते हैं। तो ma नॉट का जो इफेक्ट है वो नॉर्मल और फ्रिक्शन में आएगा, बट ma नॉट से mg नहीं चेंज होगा। ठीक है, तो ये हो गए पॉइंट नंबर 6। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 7, और पॉइंट नंबर 7 में हेडिंग डालेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। देखो अभी तक जितने भी एग्जांपल लिए हम लोगों ने वो सारे के सारे कांस्टेंट फोर्स के थे। अब अगर फोर्स वेरिएबल है तो हम वर्क डन कैसे निकालेंगे। तो देखो इसमें क्या है ना, तुम्हारे सामने दो तरह की सिचुएशन आएंगी, तो मैं वो दोनों तरह की सिचुएशन एक साथ डील कर लेते हैं। ठीक है, कौन कौन सी होंगी वो दो तरह की सिचुएशन। एक सिचुएशन तो ये होगी कि फोर्स वेरिएबल है और फोर्स का जो एक्सप्रेशन है, व्हेन एक्सप्रेशन ऑफ वेरिएबल फोर्स इज गिवन।
ठीक है ना, मतलब क्वेश्चन में वो फोर्स मेंशन होगा, उस फोर्स की वैल्यू, और उस फोर्स का एक्सप्रेशन को देख के हमको पता चलेगा कि ये फोर्स तो वेरिएबल फोर्स है। कैसे पता चलेगा भाई? वो फोर्स हो सकता है एक्स कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा होगा, वाई कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा होगा, एक्स वाई का फंक्शन दिया होगा या आर का फंक्शन दिया होगा। तो किसी ना किसी तरह से हमको ये पता चल जाएगा कि इस फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है और जो एक्सप्रेशन हमको गिवन है वो वेरिएबल फोर्स का एक्सप्रेशन है। तो उस केस में क्वेश्चन बहुत आसान है, क्योंकि उस केस में तुमको फोर्स ऑलरेडी गिवन होगा। अब अगर तुमको ये एक्स वाई जेड के फॉर्म में दिया हुआ है, आई कैप, जे कैप और के कैप के फॉर्म में, तो उसको लिख लो। इसी तरह से हम डिस्प्लेसमेंट को भी लिख लेते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट को भी लिख सकते हैं dx आई कैप प्लस dy जे कैप और dz के कैप। भाई जो डिस्प्लेसमेंट है उसको भी dx dy और dz में एक्सप्रेस कर सकते हैं ना। और हमें मालूम है कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन की वैल्यू होती है f डॉट ds। तो इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा? क्यों भाई, क्या इसको लिख सकते हैं fx dx प्लस fy dy प्लस fz dz? बोलो। और अगर हमें टोटल वर्क डन निकालना है तो हम इसी को इंटीग्रेट कर सकते हैं, fx dx प्लस fy dy प्लस fz dz। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे? तो हमको पता होगा कि इनिशियल कोऑर्डिनेट है मान लो xa ya za और फाइनल कोऑर्डिनेट है xb yb एंड zb, तो इंटीग्रेट हो जाएगा। क्लियर है? ये इक्वेशन 1 तक कैसे पहुंचे बताओ? इक्वेशन 1 तक कैसे पहुंचे, क्लियर है? यस सर। तो ये तो केस हो गया जब हमको फोर्स का एक्सप्रेशन ऑलरेडी गिवन है। दूसरा केस हो सकता है व्हेन एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स इज नॉट गिवन। ठीक है, मतलब क्या होगा कि वो सिचुएशन इस तरह की होगी कि फोर्स का एक्सप्रेशन नहीं दिया हुआ है, हाँ, लेकिन उस सिचुएशन को हमें एनालाइज करके हमें फोर्स का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो उस फोर्स का एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं जो हम लोग अप्लाई करेंगे, तो उनको नोट भी कर लो। तो इसमें स्टेप 1 में लिखेंगे, स्टेप 1 में लिखेंगे हम लोग कंसीडर द बॉडी, मतलब जिस बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है, कंसीडर द बॉडी एट जनरल पोजीशन x इक्वल टू x और थीटा इक्वल टू थीटा। अच्छा, x इक्वल टू x, थीटा इक्वल टू थीटा क्या है? मतलब होगा क्या कि जैसे बॉडी मान लो x एक्सिस के अलोंग चल रही है, तो हम लोग कहेंगे कि अगर x एक्सिस के अलोंग चल रही है तो हमने बीच में कहीं पोजीशन उसकी कंसीडर कर ली है। बीच की किसी पोजीशन को हम लोग बोलते हैं जनरल पोजीशन। तो उस जनरल पोजीशन का कोऑर्डिनेट हो जाएगा मान लो x, अगर वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है। कई बार क्या होगा कि वो एंगल के फॉर्म में चल रही होगी, सर्कल पे चल रही होगी, तो हम थीटा के फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो हम बॉडी को जनरल पोजीशन पे कंसीडर करेंगे, वो x भी हो सकती है और वो थीटा भी हो सकती है। ठीक है ना? अभी नोट कर लो और क्लियर आएगा, और क्लियर हो जाएगा, एग्जांपल करेंगे और आगे इसके भी लिखेंगे। देन कैलकुलेट एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स F एज ए फंक्शन ऑफ x और थीटा। तो वो जो फोर्स है वो या तो x पे डिपेंडेंट होगा या थीटा पे डिपेंडेंट होगा, जैसा भी केस रहेगा। ठीक है, देन सेकेंड स्टेप नोट करते जाना। सेकेंड स्टेप में लिखेंगे नाउ डिस्प्लेस द बॉडी at general position by differential displacement dr and calculate dr vector as a function of dx और d theta।
मतलब dr उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ, और उस dr को हम लोग एक्सप्रेस कर लेंगे या तो dx के टर्म्स में या d थीटा के टर्म में। x का केस होगा तो dx के टर्म में, थीटा का केस होगा तो d थीटा के टर्म्स में, ठीक है। एंड देन लास्ट स्टेप, अब f भी मिल गया, dr भी मिल गया, तो वर्क डन सीधे सीधे निकाल सकते हैं। वर्क डन क्या लिख देंगे, वर्क डन dw को लिख देंगे f डॉट dr, और इसके नीचे लिख देंगे इंटीग्रेट द एक्सप्रेशन, integrate the expression from initial to final position। integrate the expression from initial to final position, मतलब जहां से बॉडी स्टार्ट हुई और जहां तक बॉडी हमें ले जानी है वहां से वहां तक हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो W की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रल F डॉट dr। नोट कर लो, यूज करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और ठीक है, देखो इसमें एग्जांपल, सर हाँ सर तो आपने पहला केस बताया सर, उसमें सर एफ एक्स डी एक्स लास्ट वाले स्टेटमेंट में लिखा है सर, हाँ। एक्स कहाँ से आता है? एक्स सर वो सबस्क्रिप्ट एफ की सब मल्टीप्लिकेशन में। नहीं वो नीचे सबस्क्रिप्ट में है, छोटा सा x है वो। fx का मतलब है इट इज x कंपोनेंट, ये जो लिखा हुआ है दिस इज f और यहाँ x लिखा हुआ है ऐसे है, ठीक है ना। वो वैल्यू है फोर्स की दी होगी, x नहीं है वो, ठीक है ना। फाइंड वर्क डन बाय फोर्स F when a body is displaced from -1, 2 to 3, 4 if A पार्ट में फोर्स F का एक्सप्रेशन दिया हुआ है 3x² i कैप माइनस 2y j कैप। बी पार्ट में F फोर्स का एक्सप्रेशन दिया हुआ है y i कैप प्लस x j कैप, और सी पार्ट में फोर्स F का एक्सप्रेशन दिया हुआ है 2xy i कैप प्लस x² j कैप। देखो करो, ट्राई करो इसको। देखो जैसे ए पार्ट में हमको पता है ये वैल्यू जो दी हुई है ये fx हो जाएगा और ये वैल्यू fy हो जाएगा, ध्यान रखना विद साइन। तो यहाँ से dw को अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3x² dx माइनस 2y dy, और इसको इंटीग्रेट करते हैं w निकालने के लिए। तो अब देखो क्योंकि एक पूरा का पूरा टर्म x dx है, एक पूरा का पूरा टर्म y dy है, तो हम इनको अलग अलग कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3x² dx और x की लिमिट्स -1 से लेके 3 तक है, और उसको लिख देंगे माइनस 2y dy, y की लिमिट्स 2 से 4 है। तो पहले वाले का क्या आंसर बता रहे थे सर 14 ए पार्ट में 14, बी पार्ट में फोर्स की वैल्यू जो दी हुई है वो है y i कैप प्लस x j कैप। तो dw की वैल्यू लिखोगे तो ये आएगा y dx प्लस x dy। अब जरा ध्यान से एक बार देखना, जब हम यहाँ पे लिखेंगे ना इंटीग्रेशन ऑफ y dx प्लस x dy, तो अब ये इंटीग्रेशन अलग अलग हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि dx के साथ y है और y dy के साथ x है, तो ये अब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूट तभी हो सकता है जब पूरा का पूरा टर्म एक ही वेरिएबल का हो।
तो क्या करना होगा, हमें समहाउ इसको किसी एक फॉर्म में लिखना होगा, और इस एक फॉर्म में लिखने के लिए हम इसको लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स वाई। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स वाई, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स वाई, और x इंटू वाई में लिमिट्स हम एक साथ रखेंगे, -1 2 और 3 4 एक साथ आएगा। तो एक साथ रखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 4 यानी 12, और 1 इंटू 2 यानी -2। तो यहाँ से ये भी 14 आ रहा है। बोलिए बी पार्ट। सर पहला वाला 16। पहला वाला कितना आ रहा है? और ये एक्स क्यूब बनेगा, तो एक्स क्यूब हो जाएगा 27, और -1 तो ये +1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 - 4, तो ये आएगा 28 - 12। कितना आएगा ये? 16 जूल आ रहा है। बी पार्ट बताओ, बी पार्ट क्लियर है? ये वाला स्टेप प्रोडक्ट रूल लगाया हुआ है, कैलकुलस सीधे सीधे डी ऑफ एक्स वाई को लिख सकते हैं ना, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो इस पूरे की जगह हमने ये डी ऑफ एक्स वाई लिख दिया, तो डी ऑफ एक्स वाई का इंटीग्रेशन सीधे सीधे एक्स वाई बन गया। कभी भी x के साथ dy है, y के साथ dx है, तो फिर हम उसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं, बस इतनी सी बात है। तो हमें उसको कुछ एक साथ ही करना होगा। सी पार्ट में, सी पार्ट में इसी तरह से लिखेंगे dw, तो ये आएगा 2xy dx एंड प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई। इसको क्या लिख सकते हैं तो भाई, इसको देखोगे तो लिखेंगे डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, लिख सकते हैं। तो यहाँ से w की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, तो ये एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा, लिमिट्स -1, 2 से लेके 3, 4। कितना आता है ये? 34 जूल। बताइए सी पार्ट और बी पार्ट में कोई डाउट है तो? नो सर। ठीक है, तो ये तो केस तब हो गया जब हम लोगों ने फोर्स का एक्सप्रेशन देखो ध्यान से तो दिया हुआ था। और देखते हैं एग्जांपल। फॉर एग्जांपल सपोज ये एक टेबल है, और इस टेबल की खास बात ये है कि इसका इधर वाला जो पोर्शन है, डॉटेड लाइन के लेफ्ट वाला पोर्शन वो रफ है, और डॉटेड लाइन के राइट साइड वाला पोर्शन स्मूथ है। ठीक है, और इसके ऊपर हमने एक ये m मास l लेंथ का ये चेन है। ठीक है, क्वेश्चन है द चेन इज pulled along the table towards right till it completely comes to smoother part। हमें निकालना है फाइंड वर्क डन बाई
वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन ड्यूरिंग द मोशन। देखो फोर्स वेरिएबल है या फोर्स वेरिएबल नहीं है, ये भी हमको ना देख के ही पता चलेगा, सिचुएशन को थोड़ा एनालाइज करके। तो जरा मुझे ये बताओगे कि इस केस में फोर्स कैसे वेरिएबल है? अब वेरिएबल में पढ़ रहे हैं तो वेरिएबल तो है ही है, जितना लेंथ बट आगे चला जाएगा उतना मास कम हो जाएगा, मतलब नॉर्मल फोर्स के लिए, इसलिए फ्रिक्शन की वैल्यू बदल जाएगी। यस, तो इस केस में फ्रिक्शन एक वेरिएबल फोर्स है, करेक्ट। और वेरिएबल फोर्स का हमको वर्क डन निकालना है। तो देखो इस सिचुएशन में हमको फ्रिक्शन का एक्सप्रेशन नहीं दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक तरह से इस चेन की स्टार्टिंग पोजीशन दी हुई है, स्टार्टिंग पोजीशन दी हुई है, और हमें जब फाइनल पोजीशन हो जाएगी, फाइनल पोजीशन इस तरह से आएगी, तो उस फाइनल पोजीशन तक वर्क डन निकालना है। तो ये स्टार्टिंग बनेगी, वो फाइनल बनेगी। तो हम क्या करेंगे, पहले उसको किसी बीच की पोजीशन में एनालाइज करेंगे, क्यों, बीच की पोजीशन में एनालाइज करेंगे। तो बीच की पोजीशन में एनालाइज करने का मतलब ये हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं एट जनरल पोजीशन, ठीक है। तो ये हो गई सपोज सिचुएशन एट जनरल पोजीशन। देखना, तो जनरल पोजीशन का मतलब ये हुआ कि हम चेन को थोड़ा आगे ले जाएंगे, लेकिन पूरा नहीं ले जाएंगे। तो मान ये लेते हैं कि चेन को हमने यहां से यहां x डिस्टेंस हम आगे ले गए, देखना ध्यान से, ठीक है। और इसको हम लोग पुल कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली, तो हम इसको हॉरिजॉन्टली पुल कर रहे हैं, इधर की तरफ हमने पुलिंग फोर्स लगाया हुआ है। तो अब ये बताओ फ्रिक्शन कितने पार्ट पे लग रहा है, सिर्फ फ्रिक्शन कितने पार्ट पे लग रहा है? L-x पे। L-x पे लग रहा है। तो इतने L-x पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? इस L-x पे कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा? Fk लगेगा, ये तो क्लियर है। इस Fk की वैल्यू कैसे लिखेंगे? तो देखो Fk की वैल्यू ऐसे लिखेंगे, पूरी चेन पे लगता तो कितना लगता, μmg। तो पूरी चेन पे जो लग रहा है उसको L से डिवाइड करो और उसको L-x से मल्टीप्लाई कर दो। हम ये मान के चल रहे हैं कि पूरी चेन पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो यूनिफॉर्मली बटा हुआ है। तो पूरा का पूरा μmg हमने L लेंथ में डिवाइड किया और L-x में कितना लग रहा है उससे पता चल लिया। तो ये जनरल पोजीशन हो गई, जनरल पोजीशन पे फोर्स का एक्सप्रेशन हो गया। अब हम इसको इस जनरल पोजीशन पे डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट देंगे। डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट कितना, dx। अब ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट है राइट साइड में dx, और फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ Fk। तो Fk का वर्क डन क्या नेगेटिव आएगा, तो dwFk को लिखेंगे माइनस Fk इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखो रखो यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा माइनस μmg अपॉन L-x और इंटू dx, और इसको हम लोग करेंगे इंटीग्रेट। तो ये बताओ कि इंटीग्रेशन में लिमिट्स क्या होंगी, ध्यान से समझना। लिमिट्स का मतलब ये होता है कि जो वेरिएबल हमने लिया है, यानी कि x यहाँ पे वेरिएबल है, तो x की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है और x की फाइनल वैल्यू क्या होगी। तो देखो जब ये चेन स्टार्ट हुई उस वक्त x की वैल्यू 0 होगी, और जब ये चेन पूरी की पूरी यहाँ आ जाएगी तो x की वैल्यू l होगी। तो हम x की वैल्यू 0 से लेके x की वैल्यू l तक इंटीग्रेट कर देंगे। तो देख लो WF क्या आ जाएगा, देखो कितना आता है, -μmgL/2। ये आ जाएगा माइनस μmgl और बाई 2। बताइए किसी को डाउट है क्वेश्चन में? तो कोई बात नहीं समझ में आई, दोबारा बतानी है। क्लियर है सभी को, कोई डाउट नहीं? देखो एक सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूँ फिर करना। सपोज एक टेबल है, स्मूथ टेबल है, और
इस स्मूथ टेबल के ऊपर एक चेन रखी हुई है। चेन इस तरह से रखी हुई है कि उसका L/3 पार्ट आगे लटक रहा है, ठीक है। और इस चेन को हम लोग इधर की तरफ पुलिंग फोर्स लगा के खींच रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमें निकालना है यहाँ पे द चेन इज slowly pulled, the chain is slowly pulled back onto the table completely. Find work done by external agent pulling the chain. L/3 पार्ट पहले लटक रहा था, फिर पीछे खींचना शुरू किया जब तक पूरी की पूरी चेन टेबल के ऊपर नहीं आ गई। तो मैं इस प्रोसेस में वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट निकालना है। देखो प्रोसेस इसमें भी वैसे ही करना है, जो तुम्हें पोजीशन दी हुई है वो एक तरह से स्टार्टिंग पोजीशन है, ठीक है। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं जनरल पोजीशन पे क्या होगा, ठीक है। तो देखो मान लेते हैं कि जनरल पोजीशन पे, देखना ध्यान से, अब मैं यहां से लेके यहां तक x ले लेता हूं, चलेगा। x तो कहीं से भी ले सकते हैं, और इसके ऊपर इधर की तरफ लगाया है पुलिंग फोर्स। तो ये बताओगे कि ये पार्ट कितना लेंथ का बचेगा? तो ये पार्ट बचेगा L-x। तो इस L-x पार्ट का वेट कितना होगा? L-x पार्ट का वेट, तो देखो टोटल वेट अपॉन टोटल लेंथ इनटू L-x। तो क्या ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो फोर्स लगाना पड़ेगा ये इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा, mg L-x अपॉन L। ये क्लियर है एक्सप्रेशन कैसे निकाला फोर्स का। और अब हम इसको इसकी जनरल पोजीशन पे स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे। देखो ध्यान से कितना डिस्प्लेसमेंट करेंगे, dx। अब ये बताओ कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, दोनों सेम है या अपोजिट है? सेम है। सेम है, तो इसका वर्क डन हो जाएगा सीधे सीधे F इंटू डी एक्स। लिख देते हैं क्या आएगा, तो ये आएगा mg अपॉन L इंटू L-x इंटू डी एक्स। लेकिन ध्यान ये रखेंगे कि जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे mg अपॉन L इंटीग्रेशन ऑफ L-x dx, तो इंटीग्रेशन में x की स्टार्टिंग वैल्यू क्या लेंगे? x कहां से स्टार्ट हो रहा है? जब क्वेश्चन स्टार्ट हुआ तब x क्या था? 2L/3 तो x की वैल्यू 2L/3 थी, और जब एंड होगा तब x की वैल्यू क्या होगी? सर L होगी। तो ध्यान रखना x हम जहां से ले रहे हैं ना वही लिमिट्स रखेंगे। ऐसा हो सकता है कि तुमने कोई और x लिया है तो तुम्हारी लिमिट्स कुछ और आएंगी, बट फाइनल आंसर हमेशा मैच करेगा। तो ये तुम कैलकुलेट करके निकालोगे तो ये आ जाएगा mg L अपॉन 18। बोलिए क्लियर है या नहीं? और देखो रुको जरा मैं बना लूं पहले डायग्राम, फिर बनाना।
ये एक फिक्स्ड हेमीस्फेरिकल बाउल है, रेडियस r, फिक्स्ड हेमीस्फेरिकल बाउल, ठीक है। और इस बाउल के अंदर यहाँ पे एक पार्टिकल रखा हुआ है एट पॉइंट ए, और ये वाला पॉइंट है बी। देखो डायग्राम क्लियर है। क्वेश्चन है, a small block is kept at A. Now it is taken. Now it is taken from A to B. Now it is taken from A to B by an external force having constant magnitude F, having constant magnitude F. तो हमें निकालना है फाइंड वर्क डन, find work done by this force if it is always acting, if it is always acting A part में horizontally, B part में tangentially and C part में towards point B, towards point B। ध्यान रखना क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसका केवल मैग्नीट्यूड कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो फोर्स कांस्टेंट है या नहीं है वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है ना। ब्लॉक के ऊपर हम फोर्स लगा के उसको ए से बी ले जा रहे हैं, यहां से यहां। तो ए से बी ले जाने में कितना वर्क डन होगा बाय दिस फोर्स, ये बताना है। इफ फोर्स इज एक्टिंग ऑलवेज हॉरिजॉन्टली, इफ फोर्स इज एक्टिंग ऑलवेज टेंजेंशियली एंड इफ फोर्स इज एक्टिंग ऑलवेज टुवर्ड्स पॉइंट बी। क्वेश्चन नोट कर लो, करना है इसको, अच्छा क्वेश्चन है, उसको फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिस्कस, ठीक है।